बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोर्सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सर्च टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग ज़्यूगे फैंग को मार देता और जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो लुजेंग की तरफ अटैक कर देता है अपने हाथ से। लुजेंग उसको रोक तो लेता है, पर वो जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है फिर वो दो बड़े बड़े हाथ को लुजेंग की तरफ भेज रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है। पीछे से आवाज आती है कि फिर्मामेंट इमोर्टल तुम्हें दया दिखाने पड़ेगी, अब रुक जाओ, बड़ा हो गया है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू आ जाती है और एक वहाँ पे और भी इंसान आ जाता है उसके साथ। तो जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो नीचे उतर जाता है और बोलता है, यान लोग, इस बच्चे ने जो है वो सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, एक डिसिपल को मार के, वो भी सेक्ट के अंदर, मैं इसे क्यों ना मारूं। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि ये डिसिपल जो है ये मेरे पीक का है और इसकी पनिशमेंट मेरे ऊपर होगी, मैं कुछ भी डिसाइड कर सकती हूँ इसकी पनिशमेंट के लिए, तुम कौन होते हो एक्शन लेने वाले, और इससे पहले हमें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो फिर्मामेंट बोलता है, तुम तो सिर्फ एक प्रिंसेस हो इंपीरियल फैमिली की और मैं एक इमोर्टल हूँ किंग सेक्ट का, मेरे पास हर एक राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जिस मर्जी डिसिपल को चाहूँ उसको मार सकता हूँ, तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर से बोलती है, अच्छा क्या तुम्हारा जो किंग सेक्ट है वो फैंटियान इंपीरियल डायनेस्टी को अपोज कर रहा है, तुम हमारे विरुद्ध जा रहे हो, ये मत बोलो कि तुम्हारा जो सेक्ट है वो हमारी मिट्टी पे हमारी जमीन पे बना है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है हंसते हुए कि तुम एक सिर्फ छोटी सी डोल हो जो कि अपना इन्फ्लुएंस और अपनी पोजीशन को लॉस कर चुकी है रॉयल फैमिली में से, तुम क्या सोच रही हो तुम फैंटियान इंपीरियल पैलेस को रिप्रेजेंट कर सकती हो। तो यहाँ लोग बोलते हैं, फिर्मामेंट इमोर्टल अपनी जुबान को संभाल के बात करो। तो इंस्ट्रक्टर सू है वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है। तो लुजेंग आगे आके बोलता है, बुढ़े अपनी जुबान संभाल के बात कर, तू कुछ साल ज्यादा के जी लिया है तो इसका क्या मतलब तू किसी भी लड़की को तंग कर सकता है, तू तो सच्ची बड़ा ज्यादा बेशर्म है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलते जो तूने अभी बोला उसको रिपीट करके बता एक भी बार। तो लुजेंग फिर इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देखकर बोलता है, ये बस कुछ 100 साल जिया है और एक बुढ़ा है ना इंस्ट्रक्टर सू। तो इंस्ट्रक्टर सू सोच रही होती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये बच्चा मेरे को डिफेंड करेगा। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है, हाँ इससे डरने की क्या बात है, मैं इसे बुढ़ा बोल सकती हूँ और तुम भी बोल सकते हो। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि सू लिंग्यून, तुम क्या सोचती है तुम्हारा जो स्पेशल स्टेटस है इसकी वजह से क्या मैं किसी को भी नहीं मार सकता तुम्हारे सामने। तो इंस्ट्रक्टर सू होती है वो एक टोकन को बाहर निकालती है और बोलती है, क्या तुम इस टोकन को रिकॉग्नाइज करते हो, अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं इस हेवनली ऑर्डर को यूज करूंगा तुम्हें मारने के लिए। अगर तुम फिर्मामेंट इमोर्टल यहाँ से भाग भी जाओगे और किसी पृथ्वी के छोटे सी कॉर्नर में भी छुप जाओगे ना, फिर भी जो फैंटियान इंपीरियल पैलेस है वो तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हें मार देगा। तो यहाँ लोग सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि हेवनली टोकन को इस तरह से यूज करना ये तो बड़ा ज्यादा वेस्ट है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है, ठीक है पर इसने जो है वो सेक्ट के अंदर एक डिसिपल को मारा है और सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, तुम प्रिंसेस हो तो क्या हुआ, ये इसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो लुजेंग बोलता है, सारा काम क्यून और ज़्यूगे फैंग का था, उन्होंने मुझे फंसाया है, वो थे पहले जो मुझे मारना चाहते थे, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसे छोड़ दूं और करने दूं जो वो चाहते हैं और मुझे मार दें वो। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है, ये तुम्हारी साइड की स्टोरी है, मैं कैसे बिलीव कर दूं बिना प्रूफ के। तो क्यून पीछे से आता है और बोलता है कि इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है, मैंने सस्पेक्ट किया था कि इस बच्चे ने डीमन रेस के साथ मिलकर डिसिपल्स को मारा है, जो ज़्यूगे फैंग था वो तो बस पास से निकल रहा था, उसने मेरी हेल्प की थी इसको पकड़ने के लिए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बच्चा ये इतना ज्यादा विस्कस होगा और उसे मार देगा। तो यहाँ लोग बोलता है, क्यून क्या तुम सच बोल रहे हो। लुजेंग बोलता है कि अपनी जान के ऊपर कसम खा के बोलो। तो क्वीन बोलता है, अगर मैं क्यून एक छोटा सा भी झूठ बोलूंगा तो ये हेवन मुझे पनिश करेगी। तो फिर्मामेंट इमोर्टल इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देख के बोलता है कि ये बच्चा गिल्टी है, चाहे तुम कुछ भी बोलो और इसमें कोई डाउट नहीं है। इंस्ट्रक्टर सू बोलते है, ठीक है तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं जो डिवाइन ट्रायल है उसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। यहाँ लोग बोलता है, 2 साल हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिवाइन ट्रायल बैठा जाए और तुम एक और ट्रायल को ऐसे ही रखना चाहती हो। तो फिर लुजेंग सोच रहे होते 2 साल पहले ये तो पक्का मेरी सिस्टर का ट्रायल होगा। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है, नून जो ट्रायल होगा वो नून को स्टार्ट होगा। फिर दोपहर का टाइम होता है और जो डिवाइन ट्रायल बैठ जाता है, लुजेंग सभी के सामने खड़े होता है और वहाँ पे आवाज सुनाई देती है कि ये टाइम है, चलो हम डिवाइन ट्रायल को बिगिन करते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर सू कहाँ पे है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल हंसते हुए बोलता है कि उसे पता है कि तुम इस ट्रायल को हार जाओगे और मर जाओगे, वो तो अभी से ही होप को लूज कर चुकी है और तुम ऐसे छोड़ दिए उसने। तभी एक इंसान होता है वो डेस्क को फोड़ता है और बोलता है कि लुजेंग क्या तुमने कल जजमेंट हॉल में ज़्यूगे फैंग को मारा है। लुजेंग बोलता है, हाँ मैंने ज़्यूगे फैंग को मारा है। फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है कि तुम गिल्टी हो और तुम्हें अपनी लाइफ से ये पे करना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है कि सर इमोर्टल, अगर तुम्हें कोई मारना चाहेगा तो तुम क्या करोगे। तो वो इमोर्टल बोलता है कि दूसरी तरफ का बंदा मुझ पे अटैक करेगा बिना मतलब के तो हाँ मैं भी उसके ऊपर अटैक करूंगा ही। तो लुजेंग बोलता है, आप ठीक हो, तो तुम्हें पता है कि जो वोर्ड मैंने यूज की थी ज़्यूगे फैंग को मारने के लिए वो ओरिजिनली उसी की इनिशिएट एनर्जी की स्वॉर्ड थी जो कि मुझ पे चलाई गई थी मुझको मारने के लिए। तो वो इमोर्टल बोलता है, पर तुम दूसरे की जो मैनिफेस्टेशन वाली इनिशिएट एनर्जी को कैसे अपना बना सकते हो। तो पीछे से फिर्मामेंट इमोर्टल भी बोल रहा होता है, हाँ ये इम्पॉसिबल है, ये झूठ बोल रहा है, हमें कंटिन्यू नहीं
नहीं करना चाहिए इस ट्रायल को, हम तो इसे डायरेक्ट मार देते हैं। भाई ये कितना बदतमीज इंसान है। तो फिर लूजंग बोलता है कि ये जो 10 इमोर्टल्स है किंग इंसेक्ट के, इनको क्या स्काई बुक पेविलियन की उस बुक के बारे में नहीं पता होगा क्या, जिससे मेरे को ये डीमन की मिली और मैं दूसरों की को यूज कर सकता हूँ। तो लूजंग बोलता है चलो मुझे तुम्हें दिखाने दो अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो इसमें। फिर वो क्विनमू को बोलता है कि अपनी इनिशिएट एनर्जी को मेरी तरफ भेजो। क्विनमू से देख रहा होता है कुछ नहीं कर रहा होता, तो वो इमोर्टल बोलता है क्विनमू तुम ऐसे कि चुपचाप खड़े हो, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो ये बोल रहा है। तो फिर क्विनमू जो है अपनी सील को लूजंग की तरफ भेजता है, लूजंग सील को अपनी डिमोनिक एनर्जी से अपना बना लेता है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि ठीक है मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारी बातों में, पर फिर भी हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि तुमने किसी को मारा है। फिर वो बोलता है कि क्विनमू सभी को बता दो इमोर्टल्स को कि क्या हुआ था उस दिन स्टार्टिंग से। फिर जो क्विनमू होता है वो सभी इमोर्टल्स को बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ था। वो ऑब्वियसली वही बता रहा था झूठी। तो जो इमोर्टल होता है वो बोलता है कि चलो हमें थोड़ी देर के लिए डिस्कस करने दो। फिर हमें पता लगता है उस इमोर्टल का नाम था पर्पल स्काई इमोर्टल। तो फिर थोड़े टाइम के बाद जो है वो लूजंग को बुलाया जाता है दोबारा, और पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है कि आज का जो डिवाइन ट्रायल है वो कंक्लूड किया जाता है। लूजंग ने अपने साथ ही एक किंग इंसेक्ट के डिसिपल को मार दिया है, इसलिए जो उसे हम पनिशमेंट देंगे और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके क्राइम्स के लिए। फिर लूजंग हंस रहा होता है। पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से लूजंग के मुंह से खून निकल आता है। फिर लूजंग बोलता है क्या यही है तरीका क्या है फेमस और इतने ज्यादा महान किंग इंसेक्ट का चीजों को हैंडल करने के लिए। पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है चुप रहो। तो फिर पीछे से आवाज आती है और वो बोल रही होती है कि मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकती है डिवाइन ट्रायल में, और मैंने ऊपर से रिक्वेस्ट भी की है। तो फिर हमें दिखा देता है इंस्ट्रक्टर सू आ जाती है और वो बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो मैं एविडेंस को लाती हूँ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू एक मिरर को लाती है जिसके ऊपर सारे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, सारी फाइट सीन दिखाई देती हैं जो कि लूजंग की तरफ हो रही होती हैं। फिर जो डिवाइन होल होता है वो सारा चुप बैठ जाता है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि पर्पल स्काई इमोर्टल क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी जो तुमने अभी ट्रायल दिया उसके लिए और जो तुमने अपना रिजल्ट सुनाया उसके लिए। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलते कि आज के डिवाइन ट्रायल में हाँ मेरी पक्का ही गलती थी, मैं सॉरी बोलता हूँ प्रिंसेस तुम्हें। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती मैं तो तुम्हें फॉरगिव कर दूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि लूजंग तुम्हें ऐसे ही फॉरगिव कर देगा। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है योर हाइनेस तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम कुछ ज्यादा कर रही हो इस बच्चे के लिए, तुम्हें हमारे स्टेटस भी तो देखने चाहिए, तुम किससे कंपेयर कर रही हो हमें और किसको सॉरी बोलने के लिए बोल रही हो। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है फिर्मामेंट इमोर्टल जो लूजंग है वो मेरा डिसिपल और मैंने पर्सनली चूज किया और इसकी जो फ्यूचर होगा वो बड़ा ज्यादा अमेजिंग होगा, और मुझे पता है वो आगे जाके इतना ज्यादा महान बन जाएगा कि तुम्हें भी उसके तरफ देखने के लिए बड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोल रहा होता है योर हाइनेस ये पक्का मेरी गलती थी आज के लिए, मैं अपने एक्शंस के लिए लूजंग को पक्का कुछ दूंगा। फिर लूजंग इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देख के हंस रहा होता है। लूजंग बोल रहा होता है कि मैं ग्रीट करता हूँ योर हाइनेस को। तो इंस्ट्रक्टर सू से पंच मार के बोलती प्यार से सिर में कि तुम ऐसी स्माइल को कैसे दिखा सकते हो इस टाइम पे, मैंने तुम्हें डीमन प्लेइंग ट्रायल में भेजा था और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम कहाँ थे इतने दिन, और जब सारे आगे थे तुम अकेले नहीं आए थे, और जब तुम आए और ऊपर से तुमने मेरे लिए और ट्रबल ले आए, तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो। तो लूजिंग इंस्ट्रक्टर सू को बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ जो डिवाइन ट्रायल 2 साल पहले बैठा हुआ था कि उसमें मेरी सिस्टर थी ना, तो उसमें जो अपेयर हुआ था ट्रायल में वो कौन था और उसके विरुद्ध कौन था मेरी सिस्टर के विरुद्ध। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं कि उसमें यून फैमिली थी शामिल, और जो पीपल रिस्पॉन्सिबल थे तुम्हारी बहन को प्यूगेटरी माउंटेन में सील कराने के लिए वो थे फिर्मामेंट इमोर्टल और फ्लड सीलिंग इमोर्टल। तो लूजंग बोलता है मैं इन नामों को याद रखूंगा। तो इंस्ट्रक्टर सू उस डिवाइन हॉल से बाहर निकलते हुए बोलते कि हाँ पर तुम अभी बड़े ज्यादा वीक हो, मेरे को फॉलो करो सेक्ट की तरफ को, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी कल्टीवेशन स्पोर्ट की तरफ लेके जाऊंगी। लूजंग चलते चलते एक जगह पे पहुंच जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर सू ने उसे सजेस्ट की होती है कल्टीवेशन के लिए, उसका नाम होता है मिस्टिकल फिश पूल। तो लूजंग वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे गार्ड्स होते हैं। लूजंग बोलता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एंट्री के लिए उस पूल में कल्टीवेट करने के लिए। तो एक गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी पहले हमें। वो लूजंग के टोकन को देख के बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा अजीब बात है कि एक आउटर सेक्ट के डिसिपल के पास भी इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं आजकल। तो वो बोल रहा होता है लूजंग को कि अभी पूल कल्टीवेशन के लिए बंदे हैं वहां पे, अभी तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फिर लूजंग बेंच के ऊपर बैठ जाता है और वेट करता है। तभी वहां से एक डिसिपल आता है जो कि होता है मैंग। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है मैंग को कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ स्काई रेलम की 5th स्टेज पे है और तुम पूल कल्टीवेशन के लिए जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर बड़ा ज्यादा बोझ डाल रही है। फिर मैंग लूजंग को बोलता है लूजंग तुम भी क्या पूल कल्टीवेशन के लिए आ रहे हो। तो लूजंग बोलता है मैंग इतना टाइम हो गया मुझे तुम्हें देखे हुए, हाँ मैं भी जा
जाना चाहता हूँ पूल को। फिर वो चल पड़ता है लूजेंग पूल की तरफ। मैंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि लूजेंग अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा देखना चाहता हूँ उसको। फिर लूजेंग जो है वो क्लिफ से पूल में कूद जाता है और वहाँ पे जो होते हैं मिस्टिकल फिशमैन वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं स्पेयर को लेके। लूजेंग सोच रहा होता है जो मेरी स्पीड है वाटर में वो बड़ी ज्यादा स्लो है। वो लूजेंग की तरफ अपनी स्पीड से अटैक करता है पर लूजेंग उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर वो फिशमैन जो होता है वो पीछे की तरफ भाग जाता है। लूजेंग बोलता है मेरी मूवमेंट्स जो है वो बड़ी ज्यादा रिस्ट्रेंड हो गई है इस पानी के अंदर, मैं अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इस टाइप के एनवायरमेंट में मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस फिशमैन से डील करने के लिए। लूजेंग जो होता है वो अपनी इनिशिएट एनर्जी का यूज करता है, सोच रहा होता है कि अगर मेरी मूवमेंट्स नहीं चल रही यहाँ पे अच्छी तरह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने इनिशिएट एनर्जी के अटैक्स को करता हूँ। फिर लूजेंग जो है वो अपनी इनिशिएट एनर्जी को पूरे पॉन्ड में फैला देता है, पर जो वो होती है इनिशिएट एनर्जी उसको भी वो फिशमैन डोज कर रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि स्पीड है इस वाटर फ्लो की जो कि अवॉइड कर रहा है फिशमैन को मेरी इनिशिएट एनर्जी से। लूजेंग बोल रहा होता है कि करंट के खिलाफ जाके मैं सिर्फ पीछे मूव कर सकता हूँ, चलो मैं करंट के साथ मूव करता हूँ। फिर लूजेंग जो करंट के साथ मूव करने लग पड़ता है वाटर के। लूजेंग बोलता है कि मैं करंट को भी यूज करूँ, वाटर की मूवमेंट को भी यूज करूँ, फिर भी जो मेरी स्पीड है वो बड़ी ज्यादा कम है फिशमैन के मुकाबले, हम मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे एक फिशमैन पड़ा होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 29 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी है। उसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू कोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजेंग करंट को यूज करके मूव कर रहा होता है आगे की तरफ, पर फिशमैन की स्पीड बढ़ ज्यादा होती है और फिशमैन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 30 स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ऐसे करंट के साथ मूव कर करके 30 मीटर्स पहुंच जाता है नीचे पूल में। वो फिशमैन लूजेंग की तरफ स्पेयर लेके आ रहा होता है, वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है पर लूजेंग बड़ी मुश्किल से डोज कर लेता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं तो अभी मरते मरते बचा, अगर मुझे पता होता ये इतना ज्यादा डेंजरस है तो मैं मैंग को पूछ लेता कि कुछ टिप्स दे दे मुझे, उसके पास बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो मुझे बता सकता था कि मैं कैसे इन फिशमैन से बच सकता हूँ। लूजेंग सोचते नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जो भी पीपल जो है इस मिस्टिकल फिश पूल में एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, उनको खुद के ऊपर जो होता है वो डिपेंड करना पड़ता है और सारे जो मुश्किलें होती है वो खुद पार करनी होती है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर लूजेंग के सामने से फिशेस जा रही होती है। लूजेंग उन्हें ध्यान से देख रहा होता है और एक फिश की पूंछ उसे दिखाई देती है। लूजेंग के माइंड में आइडिया आ जाता है और वो था टेल मूवमेंट। हाँ मुझे आइडिया मिल गया। फिर वो जो अपनी इनिशिएट एनर्जी को कंडेंस करके एक टेल फॉर्म कर लेता है और फिशेस की तरह मूव करने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहा था मुझे एक फिश को कैप्चर करने पड़ेगा उसकी मूवमेंट को विजुअलाइज करने के लिए, सोचने के लिए। लूजेंग एक फिश को पकड़ लेता है और उसकी जो सारी मूवमेंट टेक्निक्स होती हैं उसको सीख लेता है, उसको बस पकड़ने से ही। फिर लूजेंग हंस रहा होता है। लूजेंग जो होता है वो अपनी टेल को यूज करके अब वाटर में बड़ी आसानी से मूव कर पा रहा होता है स्पीड से। फिर लूजेंग ऐसे मूव करते करते 50 मीटर्स में पहुंच जाता है। वहाँ पे जो फिशमैन होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि 3 फिशमैन होते हैं। वो जैसे लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं पर लूजेंग एकदम से मुड़ जाता है और उस एक फिशमैन के सिर को पकड़ के उसके शरीर से उसके सिर को अलग कर देता है। फिर जो 2 फिशमैन होते हैं वो लूजेंग की तरफ अपने स्पीड से अटैक करते हैं पर लूजेंग उनके स्पेयर को पकड़ता है और खींचता है और उनके स्पीड से उनको मार देता है। तो जो डिसिपल होता है मैंग के साथ वो बोल रहे होते कि लूजेंग ने वो 3 येलो रैंक फिशमैन को इतनी आसानी से मार दिया और वो और नीचे जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंग भी बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा टाइम भी कहाँ हुआ अभी और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अभी से। फिर लूजेंग ऐसे मूव करते करते 60 मीटर पहुंच जाता है नीचे पूल में। तभी जो होता है वहाँ पे उसे फिशमैन दिखाई देते हैं जो कि अपने एक्सिस को फेंक रहे होते हैं, वो घूम घूम के लूजेंग की तरफ आ रही होती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि एक्सिस को थ्रो कर रही है मेरी तरफ, जो कि सिर्फ आम जानवरों की हड्डियों से बनी हुई है, वो कैसे मेरे नाइफ को डिफ्लेक्ट कर सकती है। फिर लूजेंग जो होता है वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उनके ऊपर यूज करता है पर जो होती है वो एक्सिस उनके ऊपर लूजेंग का कुछ असर नहीं हो रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये जो है वो है स्पिनिंग फोर्स की वजह से, जो कि एक्स है वो घूम रहा है, इसकी वजह से जो है फ्लाइंग नाइफ कुछ असर नहीं कर रहा है इनके ऊपर। फिर लूजेंग फिर से ट्राई करता है अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज करने के लिए पर वो फिर असर नहीं कर रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये एयर का काम है, तो फिर क्या सीन है। लूजेंग एक एक्स को पकड़ता है और वो जो एक्स होती है वो बड़ी गंदे तरीके से वाइब्रेट होती है उसके हाथ। फिर लूजेंग अपने हाथ की तरफ देखता है और वहाँ पे निशान पड़ गए होते हैं। लूजेंग बोलता है अच्छा ये सीन था, इन एक्सों में जो होती है वो वाइब्रेशन होती है बड़े गंदे तरीके से। फिर एक फिशमैन होती है वो लूजेंग की तरफ अपने एक्स को थ्रो कर देती है पर लूजेंग उसे डोज कर देता है और अपने फीड वाले स्टोन को यूज करके जो होता है वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उसकी तरफ भेजता है। वो फिशमैन उसको डोज तो कर लेता है पर लूजेंग उस अपने नाइफ को कंट्रोल करता है और उस फिशमैन को काट देता है। मैंग के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि 6 ब्लू रैंक फिशमैन को इतनी बुरी तरह से मारना ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो एक डिस्पल हो रहा जाता है वहाँ पे और वो बोल रहा होता है कि काओ क्या पीपल है क्या अभी मिस्टिकल फिश पूल में। तो काओ बोलता है कि यंग मास्टर पी हैन मुझे माफ कर दो पर यहाँ पे अभी भी पूल में एक बंदा है। तो फिर हमें बताया जाता है उसका नाम पी हैन होता है और जो 7 ग्रेट फैमिली में से एक ही फैमिली का मेन वाइफ का सन है और कंप्लीट स्काई रेलम का है। और काओ बोलता है पर उसका जो 1 घंटा है वो हो चुका है, वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। मैंग भी सोच रहा होता है अच्छा ये डिसिपल और
कोई नहीं, ये पी फैमिली का बंदा है। तो पीहन बोलता है कि मैंने पहले बोल दिया है, तुम उसे बुला लेना चाहिए, उसका टाइम भी वैसे हो चुका है। तो मैंग बोलता है जो पर्सन है अंदर वो मेरा फ्रेंड है और उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर हो भी गया तो मैं उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर वो बटलर काउ को बोलता है कि उसको बाहर मत निकलने देना अभी भी, जो भी उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं पे कर दूंगा सेक्ट की तरफ से। पीहन बोलता है हंसते हुए कि सब बोलते हैं जो मैंग फैमिली है वो हर सिचुएशन को खतरनाक और बेकार बना देती है, और ऐसे ही मुझे तुम्हारे केस में भी लग रहा है मैंग, और तुम्हें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ऐसा भी लग रहा है। फिर मैंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है और पीहन तो पहले से निकाल के बैठा होता है। तो बटलर काउ बोल रहा होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो हम बात करके भी सुलझा सकते हैं पीसफुली, यहाँ पे ये लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लूजेंग उस पूल से बाहर आ जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कौन क्यों लड़ रहा होगा। तो बटलर काउ लूजेंग को आवाज डाल रहा होता है कि लूजेंग तुम शुक्र है बाहर आ गए, ये तुम्हारे लिए बहस रहे थे, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए और मैंग को शांत करना चाहिए और इस मैटर को शांत करना चाहिए पीहन के खिलाफ। तो लूजेंग बोल रहा होता है उसको पीहन को कि जो मैंग है वो मेरा फ्रेंड है और ऊपर से वो मेरे लिए फाइट कर रहा है, तो अगर मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा तो मुझे मत बोलना कि कुछ भी। तो जो पीहन होता है वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है, वो बड़ा ज्यादा गुस्सा होता है पहले पर वो शांत कर लेता है, वो सोच रहा होता है कि मैं अपने गुस्से को शांत कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, ये अननोन ओरिजिन का है। फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे अपना नाम बताओ, तुम कौन हो। मैंग बोल रहा होता है पीहन, इसकी जो आइडेंटिटी है वो इतना ज्यादा मेन इशू नहीं है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो और एक मर्द की तरह फाइट करो। तो लूजेंग बोलता है कि मैं ड्रिजल पीक का आउटर डिस्पर लूजेंग। तो पीहन को फिर से बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। वो बोल रहा होता है कि तुम बिना किसी बैकग्राउंड के हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से बदतमीजी करने की। फिर मैंग लूजेंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लूजेंग हट जाओ यहाँ से, ये खतरनाक है। फिर वो स्पोर्ट से बड़ा ज्यादा अटैक करता है पीहन के अटैक के खिलाफ, और वो पीहन के मूव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया होता है। तभी वो होता है लूजेंग, वो उसे उठाता है कंधे से और पीछे की तरफ फेंक देता है। भाई ऐसे कौन करता है यार। हाँ, तो वो अपने दोस्त मैंग को पीछे की तरफ फेंक देता है और जो अटैक होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं पीहन के। तो लूजेंग अपनी डिमोनिक की से एक शील्ड टाइप क्रिएट कर लेता है। पीहन बोलता है कि तुम्हारी जो थोड़ी सी इनिशिएट एनर्जी है तुम क्या कर सकते हो मेरे आइस इंटेंट के सामने, तुम बस सपने देख सकते हो इसे हराने के। वो अटैक लूजेंग की शील्ड से लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। फिर लूजेंग अपनी कॉस्मोस मैप से स्टीलर फोर्स का यूज करता है और जो उसकी डिमोनिक एनर्जी होती है वो बर्स्ट कर जाती है और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन होती है, इतनी ज्यादा लाइट फैलती है कि वो सभी अपनी आंखें बंद कर देते हैं और पीहन का अटैक पूरी तरह से काउंटर हो जाता है। फिर पीहन अपनी स्वॉर्ड को लेकर लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और फिर और आइस के क्रिस्टल्स लूजेंग की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लूजेंग अपने स्पीड वाले क्रिस्टल को यूज करता है और वहां से मूव कर जाता है बड़ी फास्ट तरीके से। मैंग बोल रहा होता है ये इतनी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। फिर वो लूजेंग हवा में होता है और वो पीहन की तरफ आ रहा होता है। पीहन भी अपनी स्वॉर्ड से लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। पीहन बोल रहा होता है कि तुम मेरी स्वॉर्ड को खाली हाथ फाइट करना चाहते हो, अब तुम मर जाओगे। लूजेंग जो होता है वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है बड़ी आसानी से। पीहन जो होता है वो फ्रोस्ट सील सॉलिडिफाई मूव को यूज करता है और आइस इंटेंट को भेजता है अपनी स्वॉर्ड से, जिसकी वजह से लूजेंग का हाथ जम जाता है। पीहन हंस रहा होता है कि बच्चे तुम मेरे को कैसे हरा सकते हो, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो जो लूजेंग होता है वो अपने पंच को यूज करता है और अपने हाथ से उस आइस को हटा देता है। वो उस एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन को यूज कर रहा होता है जिससे कभी एन्चेंटमेंट टूट जाती। तो फिर लूजेंग उस आइस को तोड़ के नीचे कूद जाता है। पीहन बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है। पीहन सोच रहा होता है मैं कुछ भी हो, मैं यहाँ पे हार नहीं सकता, मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े, मुझे यहाँ पे जीतना है। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करता है और बोलता है कि मर जाओ, और उस अटैक का नाम होता है सेक्रेट ब्रांड ऑफ हीट। मैंग चिल्लाता है लूजेंग तुम्हें ध्यान देना होगा, जल्दी करो और उसे रोको। तो काओ बोल रहा होता है तुम्हारी फैमिली ने इतनी ज्यादा जनरेशन से मेहनत की है, तुम यहाँ पे ऐसे वेस्ट करना चाहते हो उसे और अपनी फैमिली की इज्जत को डुबाना चाहते हो। तो लूजेंग पीहन को बड़ी जोर से पंच मारता है और वो एकदम से सुन हो जाता है, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जो साथ में होते पीहन के डिस्पल वो बोल रहे होते हैं कि हम क्या करें, अब अगर मार्शल ब्रदर पी यहाँ पे मारा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंग लूजेंग की तरफ आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इतनी थोड़े से टाइम में, और इससे भी ज्यादा मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि तुम इनर सेक्ट में नहीं हो अभी भी ड्रिजल पीक। क्या ड्रिजल पीक में तुम्हें कोई दबा रहा है क्या। लूजेंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, मुझे कोई भी नहीं दबा रहा ड्रिजल पीक में। बात यह है कि मैंने अभी मेरे को कोई चांस ही मिला इनर सेक्ट में एंटर करने के लिए। तो मैंग बोलता है कि सेक्ट वाइड कॉम्पिटिशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है जिसमें इनर डिस्पल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर तुम इस चैंपियनशिप को मिस कर दोगे तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। इसमें डिस्पल्स होंगे किंगडम सेक्ट के, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो लूजेंग बोलता है कि थैंक यू मुझे रिमाइंड करने के लिए, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनर सेक्ट में जल्दी एंटर कर जाऊंगा कंपटीशन की स्टार्ट होने से पहले ही। फिर हमें किंगडम सेक्ट की कोल्डर लेक माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल स्काई इमॉर्टल बैठा होता है, और वहाँ पे जो फिर्मामेंट इमॉर्टल होता है वो जल्दी से आ जाता है, और जो पर्पल स्काई इमॉर्टल होता है वो बोल रहा होता है कि फिर्मामेंट तो मैं इतने ज्यादा गुस्से से और जल्दी से आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे। तो फिर्मामेंट इमॉर्टल बोल रहा होता है पर्पल स्काई तुम्हें पता मैंने क्या फाइंड किया, मैंने आइडेंटिटी फाइंड की है उस लूजेंग की जो कि लास्ट डिवाइन ट्रायल में हमें मिला था। उस बच्चे का सरनेम लुओ है, तुम्हें पता है लुओ यान जो कि डिवाइन ट्रायल में थी 2 साल पहले। तो पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है अच्छा लुओ फैमिली, वो इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है पर उसने 2 इतने बड़े टैलेंट्स को यहाँ पे भेजा किंगडम
लिव इंसेक्ट, वो भी एक के बाद एक। ये तो बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर्मामेंट इमॉर्टल बोलता है इस बच्चे की फ्यूचर अचीवमेंट्स बड़ी ज्यादा होंगी, तुम क्या चाहते हो? और हमें जो हमने लिव यान के खिलाफ किया था वो भी उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, और मुझे पता उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इस मैटर को ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलते हैं यहाँ पे बड़े ज्यादा जीनियसेस हैं इस दुनिया में, तुम्हें क्या लगता है सभी के बड़े ज्यादा ग्रेट बंदे बन जाएंगे क्या फ्यूचर में? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर्मामेंट इमॉर्टल बोलता है वो बच्चा 100 मीटर में चला गया था नीचे उस मिस्टिकल फिश पूल में फर्स्ट ट्राई में ही। जो काव था उसने रिपोर्ट भी किया था हमसे बड़ी बार कि लूजेंग को एक रिवॉर्ड दिया जाए, पर मैंने इस मैटर को सप्रेस कर दिया है। मुझे लगता है कि हमें इस लूजेंग की केस को सुलझाना पड़ेगा, वरना ये आगे जाके हमारे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। फिर्मामेंट इमॉर्टल बोलता है कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऐसा करने की। तो पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है वो सेक्ट वाइड कॉम्पिटिशन। तो फिर्मामेंट इमॉर्टल हंसते हुए बोलता है हाँ तुम सही हो, अगर तब वो कॉम्पिटिशन में टाइम आएगा तो हम लूजेंग को एक ऐसे डिसिपल के साथ लड़ा देंगे जिसके सामने लूजेंग मारा जाएगा। तो गाइस चैप्टर नंबर 30 इतने था। बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, पर्पल स्काई इमॉर्टल और फिर्मामेंट इमॉर्टल आपस में प्लान बना रहे होते हैं कि लूजेंग को वो सेक्ट वाइड कॉम्पिटिशन में मरवा देंगे। वो ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जिसमें क्यूरी सेक्ट के सारे डिसिपल्स पार्ट लेते हैं, इनर सेक्ट से लेके कोर डिसिपल्स तक। तो चैप्टर नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है। जो डिसिपल्स होते हैं वो इनर सेक्ट में जाने के लिए एक कंपटीशन को पार कर रहे होते हैं। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है स्पैरो होप प्लेटफॉर्म का, जो कि बड़ा ज्यादा ऊंचा होता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा ऊंचा है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है, पर इसको चढ़ना भी बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है। तभी वूजियान वहां पे खड़ा होता है और प्लेटफॉर्म की तरफ आगे की तरफ दौड़ जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और एक जगह पे हाथ मार के नीचे उतर आता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बेस्ट सिर्फ 30 मीटर ही चढ़ सकता हूँ। लूजेंग उसे पीछे से आवाज डालता है और बोलता है ब्रदर वूजियान। तो वूजियान पीछे मुड़ के बोलते है कि लूजेंग तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम ट्राई करो एक, चलो देखते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। लूजेंग बोलता है हाँ मैं भी ट्राई करूंगा, पर उसके बाद मेरे को कुछ काम है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ब्रदर वूजियान। फिर लूजेंग एक जैकेट को डाल देता है, जो कि जैकेट होती है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उन्हें डालने पड़ती है, जिसमें इसका वेट बड़ा ज्यादा होता है। वूजियान बोल रहा होता है गुड लक, बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं जल्दी देखो लूजेंग आ गया है। अब लूजेंग स्पैरो प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। फिर लूजेंग भागने लग पड़ता है और फिर अपने क्रिस्टल को यूज करता है। वो इतनी ज्यादा जल्दी भागता है कि डिसिपल्स को वो दिखाई भी नहीं देता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये कैसे दौड़ सकते हैं इतनी स्पीड से, ये पॉसिबल कैसे है, ये तो बड़ा ज्यादा अबनॉर्मल है, बड़ा ज्यादा अजीब है, इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा कि नॉर्मल आंखों से हम इसको देख भी नहीं पा रहे हैं, क्या पता ये कितने ज्यादा मीटर हाई पीक पे पहुंच जाएगा, ये तो पक्का ही जो पहले का रिकॉर्ड था उसको तोड़ देगा। फिर लूजेंग सीधे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। वूजियान बोल रहे होते कि लूजेंग ने तो कोई भी स्पोर्ट नहीं लिया है इस बॉल का, उसने सिंपल एक जंप से ऊपर की तरफ वो भर दिए छलांग। डिसिपल्स तो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि लूजेंग तो बड़ा ज्यादा ही अजीब है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है इसके पास इतना ऊंचा जंप करने की। वो 10 मीटर तो सिंपली जंप से पहुंच गया है, ये तो बड़ा ज्यादा हार्ड है, इतना तो हम अगर बॉल का स्पोर्ट भी लेंगे फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो हमें शेम फील करा रहा है। पर एक डिसिपल बोल रहा होता है कि अगर तुम रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो और उस बॉल तक पहुंचना चाहते हो ऊपर, तो तुम्हें बॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जंपिंग एबिलिटी से कुछ नहीं होगा। फिर लूजेंग थोड़ी ऊपर जाके बॉल की हेल्प लेता है और फिर ऊपर की तरफ कूद जाता है, और बड़ी ज्यादा ऊपर जाके अपने हाथ का निशान छोड़ के फिर से नीचे कूद जाता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि इसने तो रिकॉर्ड पहली ट्राई में तोड़ दिया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। वूजियान हंसते हुए बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग मुझे पता था तुम ऐसा कर सकते हो, चलो अब बात करते हैं जो तुम मेरे से करना चाहते थे। फिर वो एक हट टाइप में बैठ जाते हैं और वहाँ पे वूजियान बोल रहा होता है लूजेंग क्या मैटर है जो तुम मुझे पूछना चाहते थे, जो तुमने पहले मेंशन किया था। लूजेंग बोलता है ब्रदर वूजियान मेरे को हेल्प चाहिए तुम्हारी, पर मैं ये बात तुमसे तभी शेयर कर सकता हूँ अगर तुम इस चीज को किसी को नहीं बताओगे, तो ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। फिर लूजेंग एक कप टाइप को वूजियान की तरफ करता है, तो वूजियान जो होता है वो बड़ा ज्यादा चौंक जाता है, इतना ज्यादा चौंक जाता है कि उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो जाती है ऐसा लगता है। तो फिर हमें पता लगता है कि उस कप में होता है हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस, जो कि लूजेंग वेपन्स को पिघला के बनाता है और जो कि बड़ा ज्यादा रेयर होता है, ऐसे इसको मिलना बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। लूजेंग बोलता है कि मेरे पास 55 ड्रॉप्स है यहाँ पे ब्रदर वूजियान, मैं तुम्हें और भी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसको, और मैं तुम्हें हमेशा प्रोवाइड करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सेल करो। वूजियान बड़ा ज्यादा हैरान होकर बोलता है कि तुम्हारे पास और भी है, ये कैसे हो सकता है। लूजेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये जो है बात ये पूरी तरह सीक्रेट होनी चाहिए, अगर तुम्हारी जांग फैमिली इस चीज को बार बार बेचती रहेगी तो मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर गिरेगा और बड़ी ज्यादा जो दूसरी पार्टीज के मेंबर्स होंगे, दूसरे ऑक्शन हाउस होंगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे। पहले सोच लो तुम ये करना चाहते हो कि नहीं, तुम ये कर सकते हो। वूजियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लूजेंग, जब तक ये जो आइटम है ये हमारी फैमिली की ऑक्शन की होगी तब तक हम
उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारे ऑक्शन लो के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारे जो दो बिल्कुल ही ज्यादा इंटरेस्टेड बंदे होंगे जिन पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, वो तुम्हारे पास जो होंगे वो स्लिप लेके आएंगे और तुमसे जो है ये एसेंस लेके जाएंगे और तुम्हारे पास मनी भी दे सकते हैं। वूजियान सोच रहे होते कि इतने ज्यादा अमाउंट में एम्पलीफिकेशन एसेंस का होने से मुझे लगता है कि इंपीरियल सिटी में बड़ी ज्यादा शोर शराबा मचने वाला है कुछ ही टाइम में। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 1000 टूल पेविलियन का। वहाँ पे लूजेंग घूम रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये जो सेक्ट वाइड कंपटीशन आने वाला है इसलिए मुझे कोई अच्छा वेपन चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइंग नाइफ है वो चुके अटैक करने के लिए है सिर्फ, इसलिए मुझे वेपन की पूरी जरूरत है, जैसा वेपन जैसे कि हुआ टैनमिंग के पास है। तो लूजेंग एक शॉपकीपर के पास जाता है। वहाँ पे वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लुओ तुम क्या बाय करना चाहते हो इस बार। वो वही शॉपकीपर होता है जिससे लूजेंग ने वो 220 जुआन टायर वेपन्स खरीदे हुए थे पिछली बार। वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि हमारे 1000 टूल पेविलियन ने रिसेंटली रिसीव किए हैं और भी ज्यादा प्रोफाउंड टायर वेपन जो कि पहले जुआन बोलते जिनको। तो लूजेंग बोलता है इस टाइम में जो है वो प्रोफाउंड टायर वेपन्स को बाय करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक ज्यादा क्वालिटी वाली स्वॉर्ड चाहिए जिसको मैं फाइट के लिए यूज कर सकूं। तो वो शॉपकीपर बोलता है अगर यंग मास्टर लुओ चाहते हैं कोई स्वॉर्ड को बाय करने के लिए तो मुझे पता है वो कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को नहीं बाय करना चाहेंगे। चलो मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। भी जो अच्छी आइटम्स हैं 1000 टूल पेविलियन में वो सारी सेकंड फ्लोर में होती हैं बेसिकली। तो वो सेकंड फ्लोर में चल जाते हैं और वहाँ पे जो वेपन्स होते हैं वो स्लैब्स में डाले होते हैं ग्लास। तो लूजेंग फिर देख रहा होता है उन वेपन्स को। तो शॉपकीपर बोल रहा होता है ये जो 3 स्वॉर्ड्स हैं ये अपर लेवल स्पिरिट टायर वेपन्स है। स्पिरिट टायर वेपन्स जो होते हैं वो लिंक टायर होते हैं जो कि लूजेंग की बॉडी है जिस टाइम पे। तो इसका मतलब लूजेंग की बॉडी अभी स्पिरिट टायर वेपन है। ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया इन्होंने ट्रांसलेशन। ये जो वेपन्स है ये जो ओल्ड एंसेस्टर चीडाउजी ने अपने लाइफ टाइम में जो है वो खुद बनाए थे। लूजेंग बोलता है चीडोजी। फिर जो शॉपकीपर होता है वो उस स्वॉर्ड को उठा के लूजेंग के हाथ में देता है। लूजेंग बोलता है ये स्वॉर्ड तो बड़ी ज्यादा हैवी है। तो शॉपकीपर बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम है 9 हेवनली स्वॉर्ड। एक्चुअली ये जो ब्लेड है तो 2 स्वॉर्ड्स ब्लेड से मिलके एक में बनाया है, इसलिए ये 100 टाइम ज्यादा भारी है बाकी वेप्स के और बाकी स्वॉर्ड के अकॉर्डिंग। पर ये शर्म की बात है कि जो चीडोजी था वो 10 स्वॉर्ड्स को एक में बनाना चाहता था, उसकी वजह से वो इमोर्टल टायर स्वॉर्ड भी बन सकती थी, पर ये जो तरीका था उसका ये फेल हो गया। फिर लूजेंग बोलता है मैं और भी 2 स्वॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ। तो वो शॉपकीपर एक और स्वॉर्ड को लूजेंग की तरफ दिखाता है और बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम जेड वेव है। तो वो शॉपकीपर बोलता है ये जो ब्लेड है इसको फोर्ज किया गया है विंग्स में से, वो भी रैंक 7 डीमन बीस्ट गोल्डन सिगार्डस। लूजेंग उस वेपन को निकाल के बोलता है ये बड़ी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड है और अपनी डीमन की को भी उसमें फ्लो करवाता है। लूजेंग उसे अच्छी तरह से देख रहा होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लू तुम्हें ये स्वॉर्ड कैसी लगी। लूजेंग बोलता है ये बड़ी अच्छी स्वॉर्ड है पर मुझे थर्ड स्वॉर्ड के बारे में भी जानना है वो कैसी है। तो फिर शॉपकीपर उस स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और बोलता है जो थर्ड स्वॉर्ड है वो एंसेस्टर चीडोजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के फोर्ज की थी, बड़ी ज्यादा मेहनत, पर जब वो लास्ट में फिनिश करना चाहता था अपनी फोर्जिंग को उसके साथ कुछ सीन हो गया और वो मर गया और वो इस स्वॉर्ड को पीछे छोड़ गया। ऐसे ही ये इसकी लास्ट स्वॉर्ड थी और विल थी ये उसको कंप्लीट करना चाहता था। लूजेंग बोलता है कि इसका मतलब ये अभी भी हाफ फिनिश प्रोडक्ट ही है, तो ये ऐसे की रखा हुआ है यहाँ पे। तो शॉपकीपर होता है वो बोलता है ये स्वॉर्ड है ये बड़ी ज्यादा नजदीक है कंप्लीट होने से, अगर कोई अच्छा पर्सन मिलेगा तो वो इस स्वॉर्ड को कंप्लीट कर देगा और ये स्वॉर्ड पक्का एक इमोर्टल टायर स्वॉर्ड बन जाएगी। तो लूजेंग बोलता है क्या हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस से इसको मिक्स करने से क्या ये स्वॉर्ड कंप्लीट हो सकती है। शॉपकीपर हंसते हुए बोलता है डायरेक्टली हेवनली एम्पलीफिकेशन एसेंस का यूज करना तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, पर वो बड़ा ज्यादा रेयर होता है और बड़ा ज्यादा कम मिलता है। अगर मैं सच बताऊं तुम्हें, अगर तुम थोड़ा सा भी लो ग्रेड का भी एसेंस डालोगे ना इसमें वो भी काम कर जाएगा। फिर लूजेंग बोलता है मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। शॉपकीपर थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है कि तुमको ये स्वॉर्ड चाहिए तो चलो मेरे साथ मेरे बॉस को मिलो। ये जो स्वॉर्ड है हम इसको बेच नहीं सकते हैं पर ये एक फेटेड पर्सन को ही हम दे सकते हैं। तो फिर वो शॉपकीपर लूजेंग को ले चलता है अपने बॉस की तरफ। वहाँ पे वो सीढ़ियों को चढ़ के पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें आवाज सुनाई देती है कि अंदर आ जाओ। लूजेंग हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा ये इनकी बॉस तो एक लड़की है। जैसे वो दरवाजा खुलता है लूजेंग को उनकी बॉस दिखाई देती है जो कि बैठी होती है। तो वो लूजेंग की तरफ देख रही होती है। लूजेंग की भी मतलब ऐसे तारे उड़ गए होते हैं, वो भी सोच नहीं पा रहा होता कि मैं क्या बोल। लूजेंग बोल रहा होता है कि कोई चार्मिंग टेक्निक है जो कि मेरे को पागल बना रही है। भाई पागल मैं भी हो गया हूँ, मुझे अपनी जो है स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुसना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपनी स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुस जाता है जिसमें उसके ऊपर कोई भी जादू वगैरह नहीं होते हैं, मतलब सिंपली उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता इल्यूजन वगैरह का। लूजेंग नॉर्मल हो जाता है तो वो वुमेन सोच रही होती है इस बच्चे की सोल बड़ी ज्यादा पावरफुल है, उस पर मेरा तो कोई असर ही नहीं हो। वो बोल रही होती है कि जो है ये चीडाउजी की विल है और उसने बोला था कि एक रिफाइनमेंट मास्टर होगा वही मेरे को वेपन को रिफाइन कर पाएगा इमोर्टल टायर वेपन में। हम उसको फ्री में गिफ्ट कर देंगे उस बंदे को जो कि इसको कंप्लीट कर पाएगा। पर अगर तुम्हारे पास और किसी पर्सन के पास कोई सर्टेनिटी नहीं होगी सक्सेस की तो हम उस वेपन को तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तुम जितना
जितना मर्जी प्राइस पे करो, और मैं देख सकती हूँ कि तुम एक रिफाइनमेंट मास्टर नहीं हो, और ऊपर से ये तुम्हारे पास तो ट्रू फ्लेम्स भी नहीं है तुम्हारी बॉडी में, तुम कैसे ये फोर्ज कर सकते हो इस स्वॉर्ड। तो गाइस चैप्टर नंबर 30 में इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो 1000 स्वॉर्ड पेविलियन की जो बॉस होती है वो लुजेंग को बोलती है कि तुम्हारे पास तो ट्रू फ्लेम्स नहीं है और ना ही तुम रिफाइनर हो, तुम कैसे स्वॉर्ड को कंप्लीट करोगे, मैं तुम्हें इसको नहीं दे सकती हूँ। फिर वो अपने ट्रू फ्लेम्स को एक बर्ड में कन्वर्ट कर लेती है और अपने कंधे पे बिठा देती है। लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम मेरी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहती हो, चलो ठीक है, पर पहले अपने मैनेजर को यहाँ से निकाल लो। फिर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। फिर लुजेंग अपने कोल्ड्रन से वो ब्लैक फायर निकाल लेता है, जो कि उसके फोरहेड से निकल के उसके हाथ पे आ जाती है। तो वो बॉस बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि जो तुम्हारी फ्लेम्स है वो तो फायर स्पिरिट है। लुजेंग बोलता है फायर स्पिरिट हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, पर मैं बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रिफाइन कर सकता हूँ स्वॉर्ड को इमोर्टल टायर वेपन में। तो वो बॉस सोच रही होती है कि फायर स्पिरिट को हजारों साल लगते हैं रिफाइन करने के लिए। मुझे ये नहीं पता कि इस बच्चे की इतनी ज्यादा लकी किस्मत कैसी होगी कि उसके पास फायर स्पिरिट है। वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मिलना एक अच्छी बात, ये ऐसा लग रहा है मुझे। फिर वो मैनेजर को ऑर्डर देती है कि इसको स्वॉर्ड गिफ्ट में दे दो। तो वो मैनेजर लुजेंग को स्वॉर्ड को गिफ्ट में दे देता है। लुजेंग उस बॉस को बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो बॉस बोलती है पर इतने ज्यादा साल हो गए जो ईस्टर्न रीजन में कोई भी इतना भी ज्यादा सिंगल जीनियस नहीं था रिफाइनमेंट मास्टर जो कि एक स्वॉर्ड को इमोर्टल टायर में कन्वर्ट कर सके। तुम किस्मत से ही अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें स्वॉर्ड गिफ्ट तो कर दी है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसको रिफाइन कर पाओगे, और ये बेस्ट चॉइस भी नहीं थी कि जो बच्चे को मैं इस स्वॉर्ड को दे दूं जो कि रिफाइनमेंट मास्टर भी नहीं है। फिर लुजेंग वहां से चला जाता है। मैनेजर बोल रहा होता है बॉस को कि ऐसा करने से तुमने जो है ओरिजिनल रूल्स है उनको वायलेट कर दिया है। तो बॉस बोलती है कि रूल्स, इतना ज्यादा टाइम हो गया है, इतने ज्यादा जीनियस है वो यहाँ पे अपेयर हुए थे, पर जो मेरी फोरसाइट है वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे में कुछ खास है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि क्यूंगिन सेक्ट इसे कुछ ज्यादा समय तक नहीं रोक के रख पाएगा। लुजेंग सोच रहा होता है कि इस वुमेन के पास जो चीडोजी की विल है, मतलब लास्ट वर्ड है, जो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा के बनाई थी मरने से पहले। मैं ये सोचता हूँ कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या होगा, ये कहाँ से होगी। मैं पक्का सक्सेसफुली इस वर्ड को रिफाइन करना चाहता हूँ ताकि जो एंसेस्टर चीडोजी थी उनकी स्पिरिट जो है वो स्वर्ग में शांति से रह सके। फिर हमें इमर्सिंग फ्लेम पीक का सीन दिखाया जाता है। तो एक डिस्पल लुजेंग को बोल रहा होता है कि हमारा 17th इंस्टीट्यूट जो है वो रिफाइन कर रहा है, जो स्ट्रेंजर्स है वो यहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। तो लुजेंग बोलते हैं कि मुझे जो है वो तुम्हारा रिफाइनिंग फर्नेस चाहिए यूज करने के लिए। तो वो डिस्पल बोलते हैं कि हम बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं अभी अपने कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट। आउटर सेक्ट के डिस्पल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो उस फर्नेस में कुछ होता है और डिस्पल बोल रहा होता है कि अब क्या हो गया यहाँ पे मार्शल ब्रदर, जल्दी जाओ, जो ट्रू फ्लेम्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ये जो फर्नेस है ये जल्दी फूटने वाला है। डिस्पल्स बड़े ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि मार्शल ब्रदर तुम्हें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, हम इस रिफाइनिंग फर्नेस को फूटने नहीं दे सकते हैं। वो सभी कोशिश कर रहे होते हैं। तो लुजेंग जो होता है वो भी कुछ करने लग पड़ता है उस फर्नेस के साथ। फिर जो डिस्पल होता है वो लुजेंग को बोलता है कि जाओ कर लो जो तुम करना चाहते हो। लुजेंग उस फर्नेस में अपनी उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने लग पड़ता है। तो वो डिस्पल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मार्शल ब्रदर ने पहले बोला था कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं इसको रिफाइन करने में, पर उसने मना कर दिया और बोला कि मैं खुद करूंगा। तो वो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये तो लोअर लेवल स्पिरिट टायर वेपन में भी इसको रिफाइन नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा क्यों एरोगेंट हो रहा है। फिर लुजेंग अपनी स्टार एनर्जी को यूज करता है, उसमें से वो एसेंस को डाल रहा होता है उस फर्नेस। लुजेंग सोच रहा होता है कि जितने की कल्टीवेशन लेवल एंड पीपल की, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी इनिशिएट एनर्जी में से हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस को देख पाएंगे। तो एक डिस्पल सोच रहा होता है कि ये ब्लैक की जो है इसकी ये बड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर बिना हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस के मुझे नहीं लगता कि ये वेपन को इसको कंप्लीट कर पाएगा। पर लुजेंग ने अपनी की में से वो एसेंस पहले डाल दिया होता है, वो स्वॉर्ड में जा रहा होता है एसेंस, और स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाती है। लुजेंग अपनी की को वापस बुला लेता है। तो वो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ऐसे ही और तुम्हारा कंप्लीट भी हो गया। लुजेंग बोलता है हाँ। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि मैं बोल सकता हूँ ब्रदर लुजेंग को कि इस फर्नेस में से अपने रिजल्ट को बाहर निकाल के हमें बताए। तो फिर लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है उस फर्नेस में से, और एक बड़ी ज्यादा रोशनी उस स्वॉर्ड में से निकलती है और वो पूरे आसमान में फैल जाती है। तो जो बाकी क्यूंगिन सेक्ट के बंदे भी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है जो 17th इंस्टीट्यूट था उन्होंने ऐसी चीज को रिफाइन कर लिया है जो कि कभी नहीं हुआ।
चलो देखते हैं कि ये क्या हुआ। फिर हमें लूजेंग की स्वॉर्ड दिखाई देती है जो कि बड़ी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं इस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड फ्लोइंग लाइट बोलूंगा। वो जितने भी होते हैं रिफाइनिंग मास्टर वो बोल रहे होते हैं कि ये तो इमोर्टल टायर वेपन है। तो वहां पे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम 17 इंस्टीट्यूट के बंदे नहीं हो, तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास इमोर्टल टायर स्वॉर्ड तुमने क्यों पकड़ी और ये कहां से आई। तो लूजेंग बोलते हैं कि मैं ड्रिजल पीक का आउटर डिस्पल लूजेंग और ये फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड जो है जो मैंने पकड़ी है ये मैंने फोर्ज की है। तो जो टीचर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी जो वेपन्स होते हैं स्पिरिट टायर से लेके उससे आगे तक उस सभी को इमर्सिंग फ्लेम पीक पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, चलो मेरे साथ। तो वो लूजेंग को एक जगह ले जाते हैं और बोलते हैं कि पहले हमें तुम पूरी डिटेल्स बताओ कि तुमने अपने वेपन को कैसे फोर्ज किया है। लूजेंग बोलते हैं कि जो वेपन है उसको रिकॉर्ड करना तो ठीक है पर मैं तुम्हें फोर्जिंग मेथड को नहीं बता सकता हूँ। तो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने हाथ पे फायर ले आता है और बोलता है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो मुझे लगता है कि हमें तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा, तुम यहाँ से इमर्सिंग फ्लेम पीक से नहीं भाग सकते हो। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बोल रहे होते हैं कि तुम 2 टीचर्स हो और 7th लेयर ऑफ स्काई रेलम में हो, तुम्हें नहीं डर लगता क्या? तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो एक इंस्ट्रक्टर बोलता है हंसते हुए कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ 1st लेयर है स्काई रेलम में और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम हमें नीचे दिखाओ। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को कोट कर लेता है और बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा महान क्योंकि सेक्ट के जो टीचर्स हैं वो ही ऐसा कर रहे हैं और चोरों की तरह हरकतें कर रहे हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। तो लूजेंग एक सिंपल सा अटैक करता है और उससे जो होता है वो इंस्ट्रक्टर का अटैक पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो एक इंस्ट्रक्टर दूसरे इंस्ट्रक्टर को बोल रहा होता है कि जियान मिन इसको कोई भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और लूजेंग से लड़ने लग पड़ते हैं। लूजेंग भी अपने वेपन को निकाल लेता है। वो दोनों लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं अपने वेपन्स को लेके और अटैक करते हैं। एक अटैक करता है पर्पल ड्रैगन मून पियर्सर और दूसरा अटैक करता है फियर्स पैंथम स्काई डिवोवरर। फिर लूजेंग उन्हें बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से एक इंस्ट्रक्टर के अटैक को चेंज कर देता है उसकी पोजीशन को। लूजेंग सिंपल इस स्वॉर्ड के अटैक यूज कर रहा होता है पर वो इंस्ट्रक्टर्स को हरा देता है और एक इंस्ट्रक्टर के तो हाथ से अपनी स्वॉर्ड को पार कर लेता है और बिल्कुल ही उसके सिर के पास आके रोकता है, बिल्कुल उसकी आईज के पास आके। तो वो इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड ये क्यों रुक गई, इसने क्यों रोक ली। फिर जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है स्क्रीमिंग गोस्ट फ्लैश। फिर जो उसका स्वॉर्ड हो रहा होता है वो बिल्कुल गोस्ट की तरह कवर हो जाता है पर लूजेंग उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। वो इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहे होते हैं तो लूजेंग बोल रहा होता है उस इंस्ट्रक्टर को कि मैं तुम्हारी जान को छोड़ दिया और उसकी को भी छोड़ दिया पर तुम ऐसा अभी भी ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी को इसलिए छोड़ दिया कि क्योंकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो टीचर्स की है। क्योंकि इन सेक्ट में मैं अभी भी कल्टीवेट करना चाहता हूँ इस सेक्ट में, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ पर तुम्हें इस मैटर के बारे में चुप रहना पड़ेगा और किसी को नहीं बताना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर वो दोनों इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हम कसम खाते हैं हम किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर लूजेंग वहां से लीव कर जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म का। फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि जो हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस था वो 2,50,000 क्रिस्टल्स में बिका है। ब्रदर वूजियान की हेल्प से मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज है जो मुझे चाहिए होंगे फ्यूचर में उनके लिए। तो लूजेंग काउंटर के पास जाता है और बोलता है कि मैं रिजर्वेशन करना चाहता हूँ 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में, तो मुझे कितने ज्यादा क्रिस्टल देने पड़ेंगे। वो काउंटर वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में जो होती है वो रिजर्वेशन नहीं होती है, तुम्हें इसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और वो बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। लूजेंग देखते हैं तो वो जो लाइन होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। लूजेंग लाइन में पीछे जाके लग जाता है और एक डिस्पल को पूछता है कि एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे इतने ज्यादा कम बंदे क्यों है लाइन। तो फिर हमें पता लगता है लूजेंग ऐसी लाइन में लगा होता है वहाँ पे ज्यादा ही कम डिसिपल्स होते हैं। तो वो डिसिपल बोलते हैं कि तुम नहीं देख रहे हो कि दूसरी साइड जो डिसिपल्स है उनकी स्ट्रेंथ, इस साइड की जो डिसिपल्स है वो 8th लेवल या फिर उससे भी ज्यादा वाले प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हें भी दूसरी लाइन में चले जाना चाहिए। तो लूजेंग नहीं जाता और वो एंटर करने लग पड़ते हैं। फिर बोल रहा होता है लूजेंग को कि ये जो स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ इल्यूजन ही नहीं दिखाता है तुम्हें, ये तुम्हें इंजर भी कर सकता है और मार भी सकता है। तुम्हें ये पता है ना मैं जो हूँ वो 8th लेयर में हूँ स्काई रेलन और मुझे भी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़ी ज्यादा सिरदर्द होती है इस 8th लेयर में जाने से। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें फॉलो करूंगा और जो 8th लेवल है उसमें चला जाऊंगा। फिर जो लूजेंग और उस डिस्पल के अराउंड जो होता है एटमोस्फेयर वो चेंज होने लगता है और धुंध छाने लग पड़ती है। जो डिस्पल होता है उसने स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये इल्यूमिनेटिंग ड्रैगन है और ये मिडिल ग्रेड स्पिरिट टायर वेपन है। तो गाइस अगर आपको पता नहीं होगा तो स्पिरिट ग्रेड वही था लिंक टायर और लूजेंग का शरीर भी अभी लिंक टायर मिडिल ग्रेड में है, तो मतलब सेम एज इस स्वॉर्ड की तरह। तो लूजेंग बोलते हैं कि स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल है पर तुम्हें पता है कि स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में हम कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं। तो वो डिसिबल बोलता है लूजेंग को कि क्या तुम इन बॉल्स में इमेजेस देख सकते हो। जब ये इल्यूजन फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी ना तो एनर्जी रेज जो होंगी वो रिलीज होंगी स्पिरिट स्टोन्स में से जो कि स्टोर है कहीं पे, और जो रेज होंगी वो डायरेक्टली इन क्रिस्टल बॉल्स में जाके लगेंगी और तुम्हें उस अटैक को डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड से और इस क्रिस्टल बॉल से बजने से रोकना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो बेकार सी क्वालिटी की होगी, पर मुझे डर है कि तुम एक सिंगल एनर्जी रे को भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अपनी स्वॉर्ड से और तुम्हारी स्वॉर्ड टूट जाएगी। तो तुम्हें जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेना चाहिए। तो लूजिंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो डिसिपल बड़ा ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास इमोर्टल टायर वेपन है, पर तभी वो रेज होती है स्पिरिट स्टोन में से, वो लूजिंग और उसकी तरफ आ रही होती है। लूजिंग बोलता है स्टार्ट हो रहा है। तो डिसिपल बोल रहा होता है एक सेकंड लेयर का स्काई रेलम का कल्टीवेटर जिसके पास इमोर्टल टायर स्वॉर्ड है। मैं तुम्हें पक्का ही बता दूंगा कि स्वॉर्ड ही सब कुछ नहीं होती है। एक जो विल्डर होता है, जो स्वॉर्ड को चलाने वाला होता है, वो भी मैटर करता है। फिर वो उन रेज की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और उन्हें डिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है। वो लूजिंग की तरफ भी देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स, मतलब लूजिंग बिल्कुल सिंपल मूव्स यूज कर रहा होता है। वो लूजिंग की तरफ देखे जा रहा होता है और लूजिंग बोलता है कि ध्यान दो, और भी एनर्जी रेज आ रही है, और एनर्जी रेज आ रही होती है लूजिंग, और वो उनको डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। लूजिंग बोल रहा होता है डिजर्व करता है स्वॉर्डमैन के टाइटल को, क्योंकि ये अपने माइंड को बड़े जल्दी रिकवर कर लेता है। अभी ये मेरी तरफ देख रहा था और अभी ये फिर से डिफ्लेक्ट करने लग पड़ा। फिर बड़े ज्यादा अटैक आते हैं उन दोनों की तरफ। तो लूजिंग अपनी स्वॉर्ड को हर जगह घुमा रहा होता है एक सर्कल की शेप में उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए, और जो डिसिपल होता है लूजिंग के साथ में वो भी ऐसे कर रहा होता है, पर वो एक अटैक को नहीं रोक पाता और वो डायरेक्टली जाके उस क्रिस्टल बॉल में लगता है और उस क्रिस्टल बॉल में जो होते हैं वो दरारें पड़ जाती हैं। तो वो डिसिपल बोलता है कि एक और बार अगर अटैक लगा मेरे क्रिस्टल बॉल को, ये टूट जाएगा। फिर मैंने पहले से अपनी जो है लास्ट परफॉर्मेंस, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को सरपास कर लिया है और मुझे लगता है मैं और रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो लूजिंग उसे बोलता है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसा पता लगेगा, अगर तुम अपना पूरी हिम्मत करोगे तो वही होता है असली स्वॉर्ड का रास्ता, अगर तुम ऐसे करोगे तो ही कर पाओगे तुम कुछ। वो इस बातों को सुन के हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि हाँ, अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मैं अपनी असली लिमिट्स को कैसे पता लगा सकता हूँ। लूजिंग बोलता है कि 21st वेव आ रही है, ध्यान दो। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है हाँ चलो करते हैं। तो वो अटैक आ रहा होता है उस क्रिस्टल बॉल की तरफ, पर वो जो होता है डिसिपल वो उसे रोक लेता है बड़ी मुश्किल से। लूजिंग बोल रहा होता है कि तुमने बड़ा अच्छा किया, इतना भी बुरा नहीं था। वो डिसिपल खुश होता है बड़े ज्यादा। वो बोल रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर वो बोल रहा होता है कि नेक्स्ट वेव आ रही है, ध्यान से। पर नेक्स्ट वेव में उसका जो होता है क्रिस्टल बॉल वो टूट जाता है। वो बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चा कितनी देर तक रुक सकता है, ये तो बड़े ज्यादा अमेजिंग है। लूजिंग बड़े ज्यादा अटैक्स को रोक रहा होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 32 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके